नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑन अध्यापक अकेडमी पर, जहां हम कर रहे हैं सीटेट सोशल साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन। तो ये हमारा वीडियो आज राजनीतिक विज्ञान पार्ट 2 है। पिछली वीडियोस में हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लास 6 की ख़त्म की थी, तो आप इस वीडियो से पहले उन्हें वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। और इन सब की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। और आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन भी दोस्तों को हमारी मदद की ज़रूरत है उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी बन सके। तो यूट्यूब के इतिहास में पहली बार है जहाँ सीटेट SST की प्रिपरेशन इस तरह से हो रही है कि आपको हैंडमेड नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल अध्यापक अकेडमी। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सरकार क्या है। ये हमारा चैप्टर 3 है। पिछली फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर फिनिश किए थे, इसमें हम थर्ड चैप्टर करेंगे। तो देखते हैं सरकार के कार्य। चैप्टर का नाम है हमारा सरकार क्या है। तो इसमें सरकार के बारे में कुछ तथ्य दिए हैं जिन्हें सीटेट बार बार पूछता है। तो देखते हैं। तो सरकार के कार्य, तो सबसे पहले सरकार के कार्य देखते हैं। तो आप सभी को पता है कि सरकार सड़कें बनाती है, स्कूल बनाती है, और यह डिसाइड करती है उन्हें कहाँ बनाया जाए। सेकंड पॉइंट, सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कार्यक्रम चलाती है। थर्ड पॉइंट, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और इसके साथ साथ देश विदेश से संबंध बनाना भी है। और हमारा चौथा पॉइंट है, न्यायालय भी सरकार का ही अंग है, क्योंकि हम जब भी न्याय लेने जाते हैं तो वो सरकार के अंतर्गत ही आता है। तो न्यायालय भी सरकार का अंग है। तो हमारी NCERT में सरकार के स्तर दिए हुए हैं। तो देखते हैं सरकार के कितने स्तर होते हैं। तो सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। वह कौन से स्तर हैं? ये हमारे 3 स्तरों में बांटे गए हैं। पहला स्तर स्थानीय स्तर, दूसरा राज्य के स्तर पर, तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर। तो इन्हें बारी बारी से समझते हैं। तो स्थानीय स्तर पर पहला है हमारा स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव या शहर मोहल्ले से है। मतलब आपके गांव या मोहल्ले में जो पर्टिकुलर आपके देखभाल करते हैं आपके शहर या गांव की, उन्हें स्थानीय स्तर की सरकार कहा जाता है। अब है हमारा राज्य स्तर। देखते हैं। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार जो पूरे राज्य में काम करती है। मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट में काम करने वाली सरकार को राज्य स्तर की सरकार कहा जाता है। अब हमारा है राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी सरकार होती है? राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। जैसे हम कह सकते हैं भाजपा पार्टी की सरकार, जिसका संबंध पूरे देश से है। नेक्स्ट, तो पहले पढ़े थे हमने सरकार के स्तर, जो कि 3 प्रकार के थे। अब हम पढ़ेंगे सरकार के प्रकार। तो सरकार के प्रकार हमारे 2 तरह के हैं। पहला लोकतांत्रिक सरकार, दूसरा राजतंत्रीय सरकार। तो इन्हें बारी बारी से देखते हैं, जो कि पॉइंट सीटेट में हमारे पूछे जाते हैं। तो लोकतंत्र सरकार, तो लोकतंत्र सरकार में लोग ही सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने की शक्ति देते हैं। तो लोकतंत्र सरकार में सरकार को शक्ति कौन देता है? तो लोग देते हैं, मतलब आम जनता उनको चुनती है और फिर वो अपना निर्णय लेते हैं, और उनका निर्णय जनता की सहमति से होता है। आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा, लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र
कहते हैं। तो लोकतंत्र सरकार को क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह अपनी जनता, जिन लोगों द्वारा वह सरकार चुनी गई है, वह उनका प्रतिनिधि करती है, तो इसे लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसी टाइप में कई बार पूछा गया प्रतिनिधि लोकतंत्र क्यों कहा जाता है, तो आपको पता होगा नेक्स्ट कि क्योंकि यह सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो लोग लोकतंत्र में सीधे भाग नहीं लेते और चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। आगे देखते हैं। यह प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं, जो कि मैंने बता चुका हूँ आपको अभी। आगे तो भारत की कुछ बातें देखते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो लोकतंत्र के सामने क्या क्या दिक्कतें आई। तो भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, मतलब खाली उन जो आदमी जिनके पास पैसा था केवल वही वोट दे सकते थे। देखते हैं फिर आगे। तो गांधी जी समेत कई नेताओं ने, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये अन्याय पूर्ण व्यवहार का विरोध किया। तो क्योंकि आज़ादी से पहले खाली अमीर लोगों को वोट देने का अधिकार था भारत में, इसलिए गांधी जी और अन्य कई नेताओं ने इस व्यवस्था का विरोध किया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकते हैं, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। अर्थात गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में प्रकाशित करते हुए लिखा कि इसमें कि भारत में केवल अमीर लोगों को वोट देने का अधिकार है, परंतु जिसके पास चरित्र है पर शिक्षा नहीं है उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि ये सब बातें गांधी जी ने किस में कही, तो 1931 और यंग इंडिया पत्रिका। तो पूछा जाता है कि यंग इंडिया पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो हमारे गांधी जी। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं राजतंत्रीय सरकार। तो जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र। तो देखते हैं, इसमें राजा रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकार का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने वीडियो बहुत शॉर्ट्स रखी हैं और पॉइंट टू पॉइंट रखी है, जो कि सीटेट में पूछा जाता है, जो कि आपका टाइम भी बचाएंगे और कम समय में ज़्यादा आप पढ़ पाएंगे और ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अंतिम निर्णय राजा का ही होता था। तो राजतंत्र में क्या था कि राजा रानी ही खाली निर्णय लेते थे, उनके पास सलाहकार का एक समूह तो होता था, परंतु सारे निर्णय राजा के ही होते थे अंतिम। अभी हमारी NCERT चैप्टर 3 में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो कि सीटेट बहुत पूछता है। तो देखते हैं सफरेज मूवमेंट। ये कौन सा मूवमेंट था? ये वो मूवमेंट था जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा था, तो यूरोप और अमेरिका की महिलाओं ने पुरुषों की जगह ली थी, क्योंकि सभी पुरुष कहाँ पर थे, वो विश्व युद्ध में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इसलिए महिलाओं को सरकारी कामों पर बुलाया गया। तब महिलाओं को एहसास हुआ कि वह पुरुषों के बराबर हैं। तो उसके बाद उन्होंने अपना आंदोलन सरकार के खिलाफ वोट मांगने के आंदोलन चलाया, जिसे सफरेज मूवमेंट कहा गया। तो चलिए देखते हैं। तो यूरोप व अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्य में भागीदारी के लिए
संघर्ष करना पड़ता था। नेक्स्ट, महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी, क्योंकि महिलाओं को अपनी ताकत का अंदाज़ा हो गया था कि वह पुरुषों के बराबर काम कर सकती हैं। इस आंदोलन को सफ़्रेज आंदोलन कहते हैं, और सफ़्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। तो ये ऐसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सफ़्रेज का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, और इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार 1928 में मिला। तो अमेरिका में मिला 1920 में, और उसके 8 साल बाद मिला इंग्लैंड में। तो ये था हमारा पार्ट 2। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।